हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाला चैप्टर छूट गया था, इसके बाद मैं आपको फिर क्या कहते हैं चौथा जो चैप्टर है उसमें जो पार्ट 2 है उसको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये कौन सा आपका चैप्टर नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक क्या हमारा, इंट्रोडक्शन टू हेल्थ सिस्टम। क्या टॉपिक है? इंट्रोडक्शन टू हेल्थ सिस्टम। ये जो टॉपिक है कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। जो मेन टॉपिक्स थे वो मैंने आपको पढ़ा रखे हैं पहले ही, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हेल्थ सिस्टम क्या होता है, फिर उसके बाद हम उसके इंट्रोडक्शन में जाएंगे, फिर और भी जो चीज़ें पूछी हैं आपके सिलेबस में उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड रिसोर्सेज हुज मेन पर्पस इज टू इम्प्रूव हेल्थ आर इंक्लूडेड इन हेल्थ सिस्टम। कह रहे हैं कि वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशन और रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों का मिला के कोई एक ग्रुप बनता है, किसी एक पर्पस के लिए वो लोग काम कर रहे होते हैं, समझ रहे? तो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है वो। ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यानी जैसे जहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, समझ रहे किसी चीज़ को, तो वो होता है इंस्टीट्यूट असल में। या और भी जो भी क्या कहते हैं, कोई भी रिसोर्स है, कोई भी सोर्स है जिसके जरिए से, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, क्लिनिक्स हो गए, कोई भी चीज़ हो गई जिसके जरिए, जिसका मेन पर्पस है कि हेल्थ सिस्टम, हेल्थ को क्या है बढ़ाया जाए, हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी रहें, बीमारियों को कम किया जाए। तो वो जो सिस्टम है, समझ रहे, वो सब क्या हो जाता है, हेल्थ सिस्टम के अंदर आते हैं। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, इसके अंदर हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, इसके अंदर कॉलेजेस भी आ जाएंगे, समझ रहे, ये सब कुछ इसके अंदर आएगा कि कैसे हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, हेल्थ सिस्टम अब में क्या क्या आता है, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, क्लिनिक्स हो गए, और क्या फार्मेसीज हो गए, लेबोरेटरीज हो गए, हेल्थ प्रोग्राम्स हो गए, पॉलिसीज हो गई एंड देयर एक्टिविटीज, और उनकी जो काम है वो सब चीज़ आ जाती है किसके अंदर, हेल्थ सिस्टम के अंदर। ठीक है ना, ये सारे जो हैं ये आते हैं हेल्थ सिस्टम के अंदर, और उनके जो काम है वो भी आते हैं, विच आर रन अंडर गवर्नमेंट और नॉट। और ये चाहे गवर्नमेंट के अंडर में हो या चाहे तो वो प्राइवेट हो, समझ रहे, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, हेल्थ सिस्टम के अंदर आती हैं। अब ये जो हेल्थ सिस्टम है इसको ना मतलब बांट रखा है, क्या कहते हैं, लेवल के हिसाब से। जैसे कि मान लीजिए एक नेशनल लेवल पे होता है, कुछ भी चीज़ें होंगी बहुत सारी जो इंटरनेशनल लेवल पे हो सकती हैं, समझ रहे, जैसे ऑर्गेनाइजेशन WHO है, इंटरनेशनल लेवल की एक क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन यहाँ पे हम लोग इंडिया लेवल पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम तीन कैटेगरी में बांट रखा हमने हेल्थ सिस्टम को अपने इंडिया के अंदर। एक सेंट्रल लेवल पे, समझ रहे, एक स्टेट लेवल पे और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे यानी जो क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको मैनेज करेगी, उसकी मिनिस्ट्रीज हैं वो उसको क्या करें, देखेंगी, उसको चलाएंगी, वहां से फंड रिलीज करेंगी, जो भी करना है वो करेंगी। फिर उस दूसरे नंबर पे आ जाएगा स्टेट, तो स्टेट गवर्नमेंट उसको क्या मैनेज करेगी, उसके लिए पॉलिसीज बनाएगी, प्रोग्राम्स बनाएगी, फंड रेज करेगी, समझ रहे हैं, फंड मतलब क्या कहते हैं अलॉट करेगी, उसको देगी वहां पे, तो सारा काम स्टेट लेवल पे होगा। ऐसे क्या है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबको मैनेज करने के लिए, मान लीजिए सेंट्रल लेवल पे कोई मतलब क्या कहते हैं कोई मतलब प्रोग्राम बनाया, कोई पॉलिसी बनाई, तो सिर्फ अब ये क्या है सेंट्रल लेवल पे सरकार वहीं से बैठे बैठे तो नहीं कर लेगी ना पार्लियामेंट से, तो उसके लिए क्या है नीचे लेवल तक पूरा सिस्टम बना रहता है, वो स्टेट गवर्नमेंट को बताएगी। स्टेट गवर्नमेंट क्या है, सारे जिसके जितने भी अंडर उसके अंडर में हॉस्पिटल्स आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, क्लिनिक्स आते हैं, उन सबको क्या वहां पे लागू करवाएंगे। उसके अलावा जितने भी लोगों ने हॉस्पिटल अपने क्या मतलब बनाए हैं, चाहे प्राइवेट ही हो, अगर कुछ ऐसे कानून है कि वो सबको मानना पड़ेगा तो सबसे मनवाने का काम भी कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो अब ऐसा नहीं कि वो लखनऊ से, मान लीजिए यूपी का है, सपोज दैट राजस्थान का है, जयपुर में, तो वहीं जयपुर से ही अपने बैठे बैठे सब कुछ कर देंगे, नहीं, बल्कि वो क्या कहते हैं एक एक जिले के अंदर मतलब उनके लोग रहेंगे, जैसे कि क्या कहते हैं कलेक्टर होते हैं, समझे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो ये सब लोग मिलकर क्या है उसको लागू करवाते हैं। तो इस तरीके से क्या है लेवल वाइज इसको बांटा गया है। तो अब हम लोग तीनों लेवल पे पढ़ते हैं अलग अलग कि क्या होता है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना कि आपको चीजें समझ में आने लग जाएं और अगर एग्जाम में आए तो आप उसको लिख सकें। तो हेल्थ सिस्टम जो सेंट्रल लेवल पे है वो कौन आता है उसमें, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, समझ, इसका नाम आपने कई बार सुना होगा। तो ये जो है ना ये हेल्थ को हेल्थ सिस्टम को कैसे मैनेज करना है, कैसे रेगुलेट करना है, तो सेंट्रल लेवल पे कौन देखता है, कौन रूल रेगुलेशन बनाता है, कौन प्रोग्राम्स बनाता है, कौन पॉलिसी बनाता है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब ये क्या है, तो जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट है, जो भी अभी मतलब रिसेंट गवर्नमेंट होगी पार्लियामेंट के अंदर, उसी के अंडर में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, मंत्रालय होते हैं, समझ रहे हैं ना। मंत्रालय यानी मतलब एक डिपार्टमेंट दे दिया कि देखो तुमको एजुकेशन वाला देखना है, तुमको ये पैसों वाला देखना है, तुमको हेल्थ वाला देखना है सिस्टम। अब उसमें उस मंत्रालय के अंदर
कई सारे, एक मंत्री होगा उसके कई सारे कैबिनेट होंगे, समझ रहे? तो इस तरीके से सिस्टम रहता है। तो ऐसे ही एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एक मंत्रालय ये हो गया। अब इसका काम देखिए, इसमें इट इज ए मिनिस्ट्री अंडर इंडियन गवर्नमेंट, ये इंडियन गवर्नमेंट के अंदर एक मिनिस्ट्री है। इट फॉर्मुलेट्स नेशनल हेल्थ पॉलिसीज, ये क्या करते हैं, नेशनल लेवल पे जो भी हेल्थ पॉलिसीज बनानी है वो इसको बनाते हैं, समझ रहे हैं? हेल्थ पॉलिसीज बनाते हैं, उसके एग्जाम्पल भी आपको आएंगे, ठीक है ना? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आयुष्मान भारत चल रहा है अभी, तो इन्होंने बनाया, तो वो कौन बना रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, समझ रहे? नेशनल हेल्थ मिशन, तो ये कौन बनाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ऐसे क्या है, तो बहुत सारी अलग अलग बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने बना रखे हैं। और क्या करते हैं, फॉर्मुलेट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, से कुछ प्रोग्राम्स बनाते हैं, इसको कंडक्ट कराते हैं कि ये काम ऐसे ऐसे करना है, समझे? प्रोग्राम बना देते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम्स होते क्या है कि कई सारे मतलब अलग अलग कामों का एक सेट होता है, समझ रहे हैं? इट वर्क्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एट नेशनल लेवल, और ये नेशनल लेवल पे कैसे जो पॉलिसीज बनाए गए, जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं उसको नेशनल लेवल पे कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, कैसे लागू करवाया जाए, उसके लिए काम करते हैं। इट मैनेज रिसोर्सेज, और ये रिसोर्सेज को भी मैनेज करने का काम करते हैं, जैसे कि दवाइयाँ हो गई, पैसे हो गए, समझे? दवा की जरूरत है, ऐसे क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हॉस्पिटल्स बनाने की जरूरत है, समझ रहे हैं? तो ये सबको कौन करेगा, ये करेंगे, ठीक है? तो ये सब कौन करेगा, ये करेगी, क्या कहते हैं, नेशनल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब इनके की इनिशिएटिव्स क्या, इन्होंने क्या मतलब बड़े बड़े काम किए, तो बहुत सारे किए हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो इस वक्त सरकार है वही करेगी, बल्कि पिछली सरकारों ने भी किया है, उससे पिछले सरकारों ने किया है, और जो उन्होंने चालू कर रखा पहले से, तो ऐसा नहीं कि आएगी नई सरकार उसको बंद कर देगी, नहीं, जो पीछे से कुछ चल रहे हैं तो उसको भी ये देखते हैं कि हाँ ये काम के लायक है, उसको चला देते हैं, चलता ही रहता है। जैसे कि मलेरिया कंट्रोल है, वो पहले से चला हुआ है लेकिन अब भी चलता रहता है। एक क्या कहते हैं, पोलियो कंट्रोल है, तो पोलियो कंट्रोल तो ऐसा नहीं है कि पोलियो के लिए जो ड्रॉप पिलाया जा रहा है अभी शुरू हुआ, पहले से चल रहा है, वो नेशनल लेवल पे चल रहा है, वो भी एक प्रोग्राम है, तो वो उसको कंटिन्यू भी रखते हैं, समझ रहे हैं? ऐसे क्या कहते हैं, इन्होंने तो आयुष्मान भारत जो अभी बहुत अच्छा कदम उठाया गया है कि बहुत सारे लोगों को 5 लाख तक का, मतलब मैंने तो कभी अभी इसको यूज नहीं किया, जैसा कि सुनने में आता है, देखने में आता है कि बहुत सारे लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है, बहुत सारे लोग इससे फायदा उठा रहे हैं, तो ये अच्छा कदम है। ऐसे क्या कहते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन है, तो ये भी एक क्या, इसमें इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसके बारे में मैंने पहले चैप्टर में भी आपको पढ़ाया था शायद, ठीक है? नेशनल हेल्थ मिशन, तो क्या कहते हैं, इसके अंदर बहुत सारी बीमारियों को कैसे कंट्रोल करना है उसके लिए बहुत सारे वो बना रखे हैं। ऐसे और भी बहुत सारी अलग अलग बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, तो वो सब इनके क्या, इन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं जो वो। तो एक तो आपने पढ़ लिया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो क्या है, तो प्रोग्राम्स बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। दूसरे नंबर पे हेल्थ सिस्टम क्या है नेशनल लेवल पे, तो वो है सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, समझ रहे? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हॉस्पिटल्स आते हैं वो होते हैं। तो दूसरी चीज़ है जो सेंट्रल लेवल पे मतलब देखा जाता है, तो मेनी हॉस्पिटल्स आर रन अंडर इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट, जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो दिल्ली में जिसकी सरकार होती है, दिल्ली मतलब नहीं बल्कि दिल्ली में जो सरकार बनती पूरी मतलब इंडिया से मिलके, जैसे कि अभी बीजेपी की सरकार है, तो वो कह रहे हैं कि जो सेंट्रल लेवल पे उनके अंडर में क्या हॉस्पिटल चलते हैं, जैसे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जैसे कि एम्स, जिसको आपने कई बार सुना होगा, समझ रहे हैं? तो ये क्या सेंट्रल लेवल के हॉस्पिटल्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पूरा चलाती है। ऐसी क्या कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसको हम लोग PGI MER बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे कि लखनऊ PGI लखनऊ है, ऐसे PGI अलग अलग स्टेट के हो सकते हैं। ऐसे सेंटर, ये सब क्या है, सो मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं देखती है, इसका सारा जो मतलब देख रेख है वो सब कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होता है, समझा? जैसे कि SGPGI लखनऊ का है। अब तो ये आपने पढ़ लिया क्या कहते हैं मतलब मिनिस्ट्री के बारे में, ऐसे ही आपने पढ़ लिया क्या कहते हैं हॉस्पिटल्स हो गए। लेकिन ये जो हॉस्पिटल्स हैं इनको चलाना है, ऐसे ही क्या कहते हैं बहुत सारे हॉस्पिटल ना मान लीजिए नेशनल लेवल पे कोई खोल रहा है प्राइवेटली अपने तौर पे, या मान लीजिए गवर्नमेंट खोले जा रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड होने चाहिए, समझ रहे? कोई दवाएं बना रहा है, मान लीजिए दवा भी तो मतलब आएंगे इसके हेल्थ सिस्टम के अंदर, कोई दवा बाहर से मंगा रहा है, तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए कौन काम करता है, तो उसके बारे में अब हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको बोलते हैं रेगुलेटर बॉडीज। एक तो ये कि किसी ने पॉलिसी बना दी, प्रोग्राम्स बना दिए, दूसरे के हॉस्पिटल चल रहे हैं, लेकिन अभी हॉस्पिटल जो चल रहे हैं वो अपने स्टैंडर्ड लेवल पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वहाँ पूरा सफाई का इंतजाम है या नहीं है, जो पॉलिसीज बनाई गई हैं पूरा पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, समझ लो। सारी चीजों को देखने के लिए रेगुलेटर बॉडीज होती हैं जो उसको पूरे को रेगुलेट करती हैं। तो अब जो रेगुलेटर बॉडीज हैं उनमें कौन सा आता है, तो एक इसको जरूर याद रख लीजिएगा, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको CDSCO बोलते हैं, CDSCO
SCO, ये शॉर्ट फॉर्म कम से कम याद रख लेना, कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। आप फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में इसको आप पढ़ेंगे और डिटेल में, समझ रहे हैं। तो इट सेट्स द स्टैंडर्ड फॉर ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेज, ये कह रहे हैं कि जो भी दवाएं हैं उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। जैसे कि मान लीजिए कोई दवा लो क्वालिटी की है तो एक दवा बनाने वाली कंपनियों को एक स्टैंडर्ड तय करना पड़ेगा, इस स्टैंडर्ड की आपकी दवा होनी ही चाहिए, इससे कम दर्जे की अगर होगी, इससे कम लेवल की होगी, अगर अब वो क्वालिटीज आप नहीं दे रहे हैं तो ये उसके ऊपर पेनाल्टी लगाते हैं, कंपनियों को बंद भी करते हैं। बाहर से दवा इंपोर्ट कर रहा है कोई, समझ रहे हैं, तो उसको भी चेक करने का काम ये करेंगे, ठीक है। ऐसे क्या कहते हैं, जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, जो मतलब बहुत सारे डिवाइसेस मेडिकल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर यूज हो रहे हैं, चाहे वो क्या कहते हैं आपका पट्टी बांधने की, जैसे चाहे वो बांधने वाली आपकी पट्टी हो, गॉजेज हों, चाहे वो ब्लेड्स हों जिससे प्रोसीजर किया जाता है, या चाहे जो बड़ी से बड़ी इक्विपमेंट है, मशीनें हैं, वो सब इसके अंदर आएंगी, वो मेडिकल डिवाइसेस के अंदर, ठीक है ना। वो इंपोर्ट की जा रही हैं या मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, तो उन सबको देखना और क्या मतलब वो अच्छी क्वालिटी की है या नहीं है, उससे कोई नुकसान तो नहीं है, वो सब रेगुलेट करना किसका काम होता है, वो होता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है ना। अब ये लोग क्या है, दवाओं के लिए लाइसेंस भी प्रोवाइड करते हैं, मान लीजिए दवा वगैरह मंगाना है या बाहर भेजना है तो उसके लिए लाइसेंस वगैरह देने का भी काम करते हैं, कुछ परमिशन देते हैं किसी को, समझ रहे हैं। तो वो सारा काम कौन करता है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आपने सुना होगा कई बार MCI के बारे में, तो इसका मेन काम क्या होता है, MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, MCI, it is responsible for making and maintaining high standard for medical education and recognition of medical qualifications in India। तो इसका काम क्या होता है, जो मेडिकल की पढ़ाई है, फार्मेसी की नहीं कह रहा हूं, जो मेडिकल की पढ़ाई है जहां से डॉक्टर बनते हैं, समझ रहे हैं, तो उनके लिए मतलब एजुकेशन में क्या सब्जेक्ट्स होंगे, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, समझ रहे हैं, उनके एग्जाम का जो पैटर्न है वो सेट करना है, क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए किसी डॉक्टर के अंदर, तो ये सब कौन सेट करता है, वो करता है MCI। ऐसे ही क्या कहते हैं, फिर उनका एग्जाम वगैरह कराते हैं ना, MCI का एग्जाम होता है, तो एग्जाम करा के फिर क्वालिफिकेशन देते हैं कि हाँ ये इसने इस स्टैंडर्ड का इसने एग्जाम दिया, ये इसका सर्टिफिकेट है। जैसे कि मान लीजिए MBBS किया तो बाहर से भी करके आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर देना पड़ता है एग्जाम, जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं देगा आप यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो और क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई नया हॉस्पिटल, मान लीजिए कोई नया एजुकेशन सेंटर खोल रहा है, समझ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई आप अपने यहाँ पे BMS पढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको कहाँ से मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी, कौन आपको मतलब देगा कि हाँ आपको आप पढ़ा सकते हैं, तो वो काम कौन करेगा, MCI से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। जैसे कि फार्मेसी एजुकेशन में आपको PCI से अप्रूवल लेना पड़ता है, ऐसे ही क्या कहते हैं मेडिकल एजुकेशन के लिए, डॉक्टर बनने के लिए आपको किससे परमिशन लेना पड़ता है, MCI से। तो ये इसको कंट्रोल करते हैं, समझ रहे हैं। तो ये सेंट्रल लेवल पे हैं, MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी के क्या कहते हैं मतलब एजुकेशन हो उसको कंट्रोल करते हैं, मेडिकल एजुकेशन की बात हो रही है, ठीक है ना। और फिर उसके लिए रिकॉग्निशन देते हैं, और क्या करते हैं जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए ये क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं उसको, समझ रहे हैं। इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज करने का मतलब ये कि उसको सर्टिफिकेट देते हैं, इसको मान्यता देते हैं। ऐसे ही कोई नया हॉस्पिटल बना रहा है, कोई क्लिनिक बना रहा है, तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, यानी आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है पहले। तो वो रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, वो MCI करेगा, वो अप्रूवल देता है किसी भी नए हॉस्पिटल को, नए क्लिनिक को, कोई आप लेबोरेटरी खोल रहे हैं, कुछ भी इस टाइप के कर रहे हैं, तो उसके लिए अप्रूवल, कोई हॉस्पिटल आप बना रहे हैं तो कौन अप्रूवल देगा, वो देगा MCI आपको। अब आते हैं हम लोग स्टेट लेवल पे। तो स्टेट लेवल पे क्या है, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट है, समझे। आपने ऊपर देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, ऐसे स्टेट लेवल पे क्या है, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट है। ईच स्टेट हैज इट ऑन हेल्थ सिस्टम, और हर स्टेट का अपना हेल्थ सिस्टम होता है, समझ रहे हैं। इट मेक्स हेल्थ पॉलिसीज, और स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी क्या है, हेल्थ पॉलिसीज बना सकते हैं, प्रोग्राम्स बना सकते हैं, और उसके लिए जो कोशिश कर सकते हैं कैसे इनको इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे इनको सुधारा जाए, वो सब कुछ करते हैं। हर गवर्नमेंट अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो करेगी। ऐसे क्या कहता है, स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे आपने देखा कि सेंट्रल हॉस्पिटल्स हैं, ऐसे स्टेट के भी क्या है, अपने अपने हॉस्पिटल्स होते हैं। मैनी हॉस्पिटल्स आर रन अंडर स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारे हॉस्पिटल क्या है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में चलाए जाते हैं। जैसे कि आपने सुना है मेडिकल कॉलेजेस चलते हैं, समझ रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बहुत सारे हैं, चल रहे हैं। ऐसे क्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स चलते हैं, ऐसे क्या उसके अलावा कुछ स्पेशली हॉस्पिटल चलते हैं, यानी जो स्पेशलिस्ट है, जैसे कि मान लीजिए कार्डियोलॉजिस्ट के, मान लीजिए कि कार्डियक सिस्टम के लिए एक अलग बना दिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम वालों के लिए अलग बना दिया, तो इस तरीके के भी क्या है हॉस्पिटल्स बना देते हैं ये लोग। तीसरा क्या है, मेडिकल एजुकेशन। स्टेट रन्स मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग स्कूल्स एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूशन। अब अलग अलग स्टेट क्या, गवर्नमेंट भी, एक तो प्राइवेट बहुत सारे स्कूल चलते हैं, ऐसे गवर्नमेंट स्कूल भी चलते हैं, समझ रहे। तो वो अपने क्या कहते हैं मतलब मेडिकल कॉलेजेस बनाते हैं, नर्सिंग स्कूल बना रहे हैं, पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं,
तो ये क्या हो गया आपका स्टेट लेवल पे। अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपके लिए एरो लगा दूं, ठीक है। ये चूंकि जब हम उसको वहां से कॉपी करते हैं इस ब्लैक वाले पे, तो वो सारी चीजें जो एरो वगैरह रहता है वो गायब हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको ऐसे लगा के दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मतलब जो हेल्थ सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है, सबसे हेड कौन होता है उसका, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, समझ रहे हैं। ये आप कैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है, जो डीएम है वो मेन होता है, ठीक है। अब उसके अंडर में आता है आपका चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर, उसको बोलते हैं CMNHO। क्या बोलते हैं, CMNHO। ये इसके अंडर में आता है, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसके अंडर में आता है, ठीक है ना। और ये रूरल एरिया के लिए हो सकता है। उसके अलावा कहते हैं प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर, जिसको हम लोग PMO बोलते हैं। क्या बोलते हैं, PMO बोलते हैं। ये किसके लिए होता है, ये होता है अर्बन के लिए, यानी शहरी के लिए, ठीक है ना। एक शहर का भी सिस्टम होता है, एक देहातों का सिस्टम होता है, तो देहातों को ये देखता है, और जो क्या कहते हैं शहर वाला जो सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, जो हॉस्पिटल्स वगैरह जो कुछ भी है, उसको कौन देखेगा, इसके अंडर में ये प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर देखेगा। अब इसके अंडर में दो और आ जाते हैं, एक होता है ब्लॉक CMO और एक होता है डिप्टी CMO, ठीक है ना। तो ये सब मिलके क्या आप कंट्रोल करते हैं। अब हम लोग हेल्थ केयर फैसिलिटीज देख लेते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको सब मालूम है, सिर्फ थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज। जो क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल है, इसी लेवल पे आके जितने भी क्या कहते हैं, आपने देखा कि क्या कहते हैं जो सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे जो भी पॉलिसीज बनाए गए, जो प्रोग्राम्स बनाए गए, जो कुछ भी बनाया जाता है, उसको इंप्लीमेंट कौन करता है, जो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल है सारे, इसलिए कि ज्यादातर लोग इन्हीं से जुड़े रहते हैं, समझ रहे हैं ना। हर आदमी एम्स नहीं जाता है, हर आदमी क्या कहते हैं जो मतलब PGI हॉस्पिटल्स हैं वहां पे नहीं जाता है, बल्कि ज्यादातर लोग अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही आते हैं। तो इसलिए जो भी प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं, जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही है, जो भी सर्विसेज हैं, वो यहीं से क्या है लोगों को प्रोवाइड की जाती है, यहीं पे उनको क्या है उस सारी चीजों के बारे में बताया जाता है। तो अब इसमें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, देखिए। तो एक होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसको PHC बोलते हैं, याद रखिएगा क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC। दे प्रोवाइड बेसिक हेल्थ सर्विसेज। ये क्या करते हैं, बेसिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, समझ रहे हैं। जैसे कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, जैसे कि जो मतलब क्या कहते हैं माँ और बच्चे से रिलेटेड, जैसे कि डिलीवरी वगैरह हो गया, या इसको छोटा बच्चा भी जैसे पैदा हो गया तो उसके जो अभी मतलब 1 महीने 2 महीने के अंदर जो केयर किया जाता है, जैसे उसकी जो माँ है, बच्चे की माँ है, उसको जो ज़रूरतें होती हैं बच्चे के पैदा होने से पहले भी, उसको क्या है मतलब दवाएं कुछ दी जाती हैं, जैसे आयरन की गोली वगैरह हो गई, ऐसे विटामिन की हो गई, कैल्शियम की हो गई, ये सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं PHC की तरफ से, समझ रहे हैं। ऐसे ही बच्चा जब हो गया तो उसको ऐसे ही क्या है, तो उनको जो टेटनस का वैक्सीन वगैरह लगाना है टाइम टू टाइम। ऐसे क्या कहते हैं जो मतलब माँ है उसको भी टेटनस का इंजेक्शन लगता है, TT जिसको बोलते हैं। ऐसे क्या कहते हैं बच्चे को पैदा होने के बाद फिर उसको भी कई सारे इंजेक्शंस लगते हैं। तो ये सब कौन करता है, वो इसके अंडर में आता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंडर में, ठीक है ना। क्या कहते हैं एंड प्रिवेंशन प्रोग्राम, या कोई चीज़ों को रोकना है, जैसे कि मलेरिया को रोकना है, कुछ भी रोकना है, तो जो रोकने वाले प्रोग्राम्स हैं तो उसको भी ये लोग क्या कंडक्ट करते हैं। ईच PHC टिपिकली प्रोवाइड इट्स सर्विसेज टू ए पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 30,000 to 50,000। और ये जो एक PHC हॉस्पिटल होता है ये कितने लोगों को देखता है, मतलब कितने मतलब एरिया को कवर करता है, तो तकरीबन से 30 से 50,000 के पॉपुलेशन के लिए एक PHC हॉस्पिटल होता है, समझ रहे हैं। दूसरे नंबर पे आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इसको बोलते हैं CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो ये क्या है, CHC आर दी फर्स्ट रेफरल पॉइंट फॉर PHC। ये कह रहे हैं कि जो PHC आपने पढ़ा प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहां से अगर कोई मतलब रेफर हो रहा है, वहां से कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है उस पेशेंट को, तो वो कहाँ पे आएगा, वो आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे, समझ रहे हैं। ये उसके मुकाबले में थोड़ा और एडवांस है, प्राइमरी के मुकाबले में क्या थोड़ा एडवांस है, ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं फर्स्ट रेफरल पॉइंट, पहले उसको सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं भेजा जाएगा, पहले कोई भी अगर केस है जो वहाँ पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है प्राइमरी वाले पे, तो उसको कहाँ भेजेंगे, CHC पे भेजते हैं वहाँ से लोग, ठीक है ना। तो दे प्रोवाइड ए हायर लेवल ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। यहाँ पे थोड़ा जो हेल्थ केयर सर्विस है वो थोड़ा ऊंचे लेवल का होता है। दे हैव स्पेशलिस्ट, इनके पास स्पेशलिस्ट होते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट भी अच्छे होते हैं, और जो क्या कहते हैं सर्जरी वगैरह या डिलीवरी वगैरह जो कराना है, तो ठीक है ना, तो उसके लिए क्या कहते हैं जो फैसिलिटीज़ हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, ठीक। उसके मुकाबले में सारी चीज़ें एडवांस लेवल पे हैं। अगर वहाँ पे कोई चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पा रही है तो वो कहाँ भेजे जाएंगे, कम्युनिटी पे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स।
दे आर द रेफरल सेंटर फॉर CHC। ये कह रहे हैं कि जो CHC पे आए थे वो अगर वहाँ से भी वो क्या है मतलब कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, या कोई लोग यहीं डायरेक्ट आए फिर यहाँ से ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाए उसको, तो वो कहाँ भेजेंगे, सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजते हैं, समझ रहे हैं, यानी जो सदर हॉस्पिटल होता है वहाँ पे। दे ऑफर स्पेशलाइज्ड मेडिकल सर्विसेज। अब यहाँ पे जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं, बेड भी ज़्यादा हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा होंगी, यहाँ पे इक्विपमेंट्स भी अच्छे होंगे बड़े लेवल पे, समझ रहे हैं, सर्जरी करने के लिए या जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा हैं और हर चीज़ की कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स केसेस। और जो कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं, समझ रहे हैं, वो उसको मैनेज करने का काम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे किया जाता है। इमरजेंसी केसेस हैं उसको मैनेज करने का काम कहाँ पे किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे। इमरजेंसी केसेस सीधे यहीं पे लाए जाएंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि इन हॉस्पिटल्स पे कोई इमरजेंसी केस आया तो वो लोग नहीं मैनेज कर पा रहे तो वहाँ भेजेंगे उनको, समझ रहे। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अब जो एक और हॉस्पिटल का सिस्टम है वो है अर्बन हेल्थ सेंटर। क्या है अर्बन हेल्थ सेंटर? दे प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज सिमिलर टू PHC बट दे आर मेड फॉर द अर्बन पॉपुलेशन। जैसे कि आपने PHC के बारे में पढ़ा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में, तो जैसे सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं वही सर्विसेज ये भी देते हैं। तो ये जो होता है ये अर्बन पॉपुलेशन के लिए होता है, जो शहरी लोग हैं उनके लिए होता है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से ये क्या है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये हॉस्पिटल्स होते हैं और जो चलते रहते हैं। अब ये कि एक टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। क्या है? नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। अब इसके अंडर में ना बहुत सारी प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, और सब प्रोग्राम्स क्या हैं कि बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, समझ रहे हैं, सब प्रोग्राम्स क्या हैं, बीमारियों को कंट्रोल कैसे किया जाए, समझ रहे हैं, अलग अलग हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे नहीं लिए हैं, जो मेन है उसको मैंने ले लिया है, आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। अब कोई भी अगर पूछेगा तो आप उसको ना इन्हीं के बेस पे करके बना भी सकते हैं, और अगर आप चाहेंगे, अगर आप कहेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें उन सारों को मेंशन कर दूंगा, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लोग देखते नहीं है, समझ रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस मेनी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम क्या है बनाए हैं टू कंट्रोल द कम्युनिकेबल डिसीज, जो कम्युनिकेबल डिसीज है उनको कंट्रोल करने के लिए, टू मेंटेन द इन्वायरमेंटल हेल्थ, इन्वायरमेंटल हेल्थ को क्या है अच्छा बनाने के लिए, कंट्रोल टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, ऐसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम्स बनाए हैं। और क्या कहते हैं पब्लिक हेल्थ को क्या है इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे इन्होंने प्रोग्राम्स बना रखे हैं, ठीक है। अब हम क्या है इसमें मेन जो चीजें हैं उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या है नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है ना, NHM। तो ये क्या, इट इज ए हेल्थ प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है, किस लिए है, टू प्रोवाइड एन अफोर्डेबल, एसेसिबल एंड गुड क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज। ये प्रोग्राम किस लिए बनाया गया है, ताकि लोगों को अफोर्डेबल यानी बहुत सस्ते, बहुत कम कीमत में, जो जिसको लोग अफोर्ड कर सकते हो, जिसको लोग बर्दाश्त कर सकते हो, आसानी से पे कर सकते हो, समझ रहे हैं। और वो क्या कहते हैं जो मतलब हेल्थ केयर सिस्टम है वो एसेसिबल है, यानी ईजिली क्या है लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हो, आराम से उसको जाके यूज कर पा रहे हो, ठीक है ना। एंड गुड क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज, और जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है वो गुड क्वालिटी के हों, तो इसके लिए इसको क्या है बनाया गया, ठीक है ना। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टू स्ट्रेंथन द हेल्थ सिस्टम, जो हेल्थ सिस्टम है उसको क्या है कैसे मतलब स्ट्रेंथन किया जाए, उसको मजबूत किया जाए, स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। स्ट्रॉन्ग बनाने का मतलब ये कि अगर मान लिया कहीं पे बिल्डिंग्स नहीं है, बिल्डिंग बनाने की जरूरत है, तो वहाँ पे हम क्या है बिल्डिंग बनवाते हैं, ये लोग समझ रहे हैं, उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाएंगे। ऐसे स्टाफ की कमी है उसको पूरा करवाएंगे, ऐसी दवाएं नहीं पहुंच पा रही, दवा पहुंचाने का काम किया जाए, समझ रहे हैं। वहाँ पे क्या कहते हैं और भी कुछ वर्कर्स की ज़रूरत है, सफाई कर्मचारियों की ज़रूरत है, तो सब होना चाहिए, तो उसके लिए ये काम करेंगे। ऐसे क्या है टू कंडक्ट डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम्स, ये क्या अलग अलग जगहों पे जाके प्रोग्राम्स करवाएंगे, लोगों को समझाने का काम, कैसे मतलब बीमारियों को कंट्रोल किया जाए, कैसे बीमारियों को एक से दूसरे में न पहुँचे, तो उन लोगों को समझाना, उनको बताना, तो उसके लिए प्रोग्राम्स करते हैं ये। ऐसे क्या है टू रिड्यूस मैटरनल एंड चाइल्ड डेथ, और कैसे जो क्या कहते हैं मैटरनल और चाइल्ड डेथ है उसको रोका जाए, समझ रहे हैं। यानी प्रेगनेंसी के कंडीशन में या प्रेगनेंसी या बच्चा डिलीवर होने के बाद इस टाइम पे जो डेथ होती है उसको मैटरनल डेथ बोलते हैं, समझ रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए समझ रहे हैं कैसे उसको कम से कम किया जाए। और क्या कहते हैं बच्चे जो पैदा होकर मर जा रहे हैं, या मतलब 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर, या 5 वीक के अंदर, ऐसे होता है ना बहुत, जो मतलब 2 साल के अंदर अंदर मर जा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों की डेथ क्यों हो रही है उसको मतलब देखना है। ऐसे क्या है टू प्रोवाइड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, जो फैमिली प्लानिंग आपने पढ़ा है पूरा, तो उसके सर्विसेज को कैसे प्रोवाइड किया जाए, कैसे लोगों तक उसको पहुंचाया जाए। ऐसे क्या है टू एक्सटेंड हेल्थ केयर सर्विसेज टू अर्बन एरियाज, और क्या कहते हैं जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उसको कैसे अर्बन एरियाज तक, उसके अलावा जो क्या कहते हैं रूरल एरियाज है
वहाँ तक कैसे इसको पूरे तरीके से पहुँचाया जाए, समझे, ताकि हर एक आदमी उससे फ़ायदा उठा सके, समझ रहे। तो उसके लिए ये लोग क्या है अलग अलग प्रोग्राम भी चलाते हैं, जैसे कि अर्बन तक पहुँचने के लिए नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन इन्होंने चलाया। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम बनाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। जैसे कि उन्हीं में से आपने एक पढ़ा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है PMJ करके, तो ये भी क्या है, ये एक NHM के अंदर में आने वाला एक प्रोग्राम है, ठीक है ना। इट कम्स अंडर NHM नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आता है। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट, ये इसका काम क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी गरीब लोगों के लिए, क्योंकि जो हॉस्पिटल का खर्चा है वो इसको ये क्या है मतलब कंट्रोल करते हैं। फॉर हेल्थ केयर एक्सपेंसेस, ठीक है ना, जो हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर जो खर्चा हो रहा है वो, यानी कि अब जो समझ कोई मान लीजिए जाके एडमिट हुआ, जो उसका प्रोसीजर हुआ, जो वहाँ पे दवाएं वगैरह चली, उसका पैसा ये लोग क्या है वहाँ से प्रोवाइड किया जाए। दूसरा क्या है, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, RNTCP एक कंट्रोल, ये क्या है, एक प्रोग्राम है जो ऑल इंडिया में चल रहा है, ठीक है ना। रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस, यानी जो क्या कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस को कैसे कंट्रोल किया जाए, TB को कैसे कंट्रोल किया जाए। पहले एक प्रोग्राम बना हुआ था, फिर उसको रिवाइज्ड किया गया और उसके अंदर कुछ और चेंजेस किए गए, उसको मॉडिफाई किया गया कि कैसे इसको अच्छे से अच्छे कंट्रोल, कैसे इसको क्या है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कंट्रोल किया जाए। दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1962, पहले ये कब लॉन्च किया गया था, 1962 में लॉन्च किया गया था, फिर उसको रिवाइज कर दिया गया, उसके अंदर और कुछ चेंजेस लाए गए, उसको मॉडिफाई किया गया एक तरीके से। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो इट वाज लॉन्च टू कंट्रोल एंड एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस इन दी कंट्री के अंदर ट्यूबरक्लोसिस को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उसको खत्म कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, इसके लिए इसको क्या है चलाया गया। ऐसे क्या है टू प्रोवाइड फ्री डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, और TB के पेशेंट जो हैं उनके लिए क्या है फ्री में क्या है डायग्नोसिस, यानी उसका जो जो मतलब चेकअप हो रहा है बीमारी कंट्रोल में है नहीं है, तो उसको फ्री में प्रोवाइड किया जाए, उसका ट्रीटमेंट भी फ्री में प्रोवाइड किया जाए। अब एक यहाँ पे आपके लिए एक बात लिखी हुई है, ध्यान से पढ़िएगा। डॉट्स जो थेरेपी है इसको मतलब रिकमेंड किया जाता है TB के अंदर। अब ये डॉट थेरेपी क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, समझ रहे हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, जो मतलब क्या कहते हैं जो पेशेंट होता है उसको कई सारी दवाएं एक साथ में चलाई जाती हैं, समझ रहे हैं, कई सारे क्या कहते हैं जो एंटीबायोटिक्स हैं वो चलाई जाती हैं, तो वो दवाएं खाना नहीं चाहता, लगातार 6-6 महीने तक दवा खानी पड़ती है, तो दवा खाना नहीं चाहता है, तो पता चला कि एक टाइम खाया, दूसरे टाइम मिस कर दिया, भूल गया, या उसका मन नहीं किया, फेंक दिया, समझे। तो इसलिए एक आदमी तय किया जाता है कि जो जब भी दवा खाने का इसका टाइम होगा अपनी मतलब मौजूदगी में वहाँ रह के दवा उसको खिलवाएगा, समझ रहे। तो वो होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व, ठीक है ना, किसी के मतलब किसी के ऑब्जर्वेशन के अंदर रह के किसी की निगरानी में दवा खाता है वो, तो इस तरीके से इसको ऑब्जर्व वो किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। तीसरा एक आपने पढ़ना है इसमें नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है ना, जो मेन है वो मैंने आपको यहाँ पे डाल दिया है। तो ये क्या है, तो ये एड्स को कंट्रोल करने के लिए मतलब बनाया गया, कब लॉन्च किया गया था 1987 के अंदर, कब किया गया था 1987 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ HIV जो वायरस है, समझ रहे, उसको क्या कहते हैं, उसको उसके ट्रांसमिशन को रोका जाए, यानी एक से दूसरे में न जाए तो उसको रोका जाए। इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, ठीक है ना, मैंने बता भी रखा आपको। अच्छा, जिसको याद है उसको कमेंट करके बताओ कि इसका फुल फॉर्म क्या है, कई बार पूछा गया है HIV का, और ये तो कई बार आपने पढ़ लिया होगा, ये तो बहुत मतलब पहले तो इसका बहुत मतलब चर्चा था, तो हर आदमी जानता था। टू रेड्यूस द रेट्स ऑफ मोर्टेलिटी ड्यू टू HIV, जो क्या HIV की वजह से जो मौतें हो रही हैं उसको कैसे कम किया जाए, ठीक है ना। टू प्रोवाइड फ्री डायग्नोसिस फैसिलिटी फॉर एड्स, इसके लिए फ्री डायग्नोसिस फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए, यानी इसको चेकअप वगैरह फ्री में कराया जाए। टू प्रिवेंट पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV, इसको बोलते हैं PPTCT, यानी क्या कहते हैं पेरेंट से बच्चे के अंदर ट्रांसमिशन हो रहा है HIV का, उसको कैसे रोका जाए, समझ रहे हैं। तो उसके लिए प्रोग्राम के अंदर मतलब प्रावधान है कैसे करना है, ठीक है ना। ऐसे क्या है, टू ओपन प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू कंट्रोल ट्रांसमिशन ऑफ HIV सेंटर्स इन इंडिया, और इंडिया के अंदर ऐसे सेंटर को ओपन करना है जो कि रोकें इसको पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV को, यानी HIV पेरेंट से चाइल्ड में न जाए, उसको रोकने के लिए इंडिया के अंदर ऐसे सेंटर्स को बनाने के लिए इसमें मतलब बताया गया और बनाए गए सेंटर, फिर समझ रहे हैं। अब ये देखिए ना, जो भी अब मान लीजिए यहाँ पे एड्स के बारे में पूछा तो आपने ऐसे कर दिया, अब मान लीजिए किसी और बीमारी के बारे में पूछ रहा, मान लीजिए मलेरिया का पूछ लिया, तो आप उसमें भी कहेंगे कि कैसे मलेरिया को रोका जाए, मलेरिया के टेस्ट वगैरह कराने के लिए फ्री क्या कहते हैं मतलब सेंटर बनाए गए, उसके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई, उसके लिए दवाएं प्रोवाइड की गई, कैसे उस मलेरिया को रोका जाए, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए पॉलिसीज बनाए गए, समझ रहे। तो ऐसे आप उसके बारे में पूछ लिया, आप ऐसे बना देंगे उसको, समझ, जिसके बारे में पूछ ले आप उसके बारे में ऐसे ही बना देंगे। कोई भी
बीमारी आ रही है तो ये जो प्रोग्राम होंगे वो किस लिए होंगे, आप खुद सोचो। जैसे आपने पढ़ा अभी एड्स के बारे में, तो किस लिए प्रोग्राम बनाया, एड्स को बढ़ाने के लिए, अरे इसको घटाने के लिए। अब उसके लिए यही 3-4 बातें मेन है कि उसको कैसे मतलब उसके ट्रांसमिशन को रोका जाए, कैसे वो मतलब क्या उससे बीमार जो है उसको कैसे उसको ट्रीटमेंट किया जाए, कैसे उसका डायग्नोसिस किया जाए, कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाए, समझ रहे, यही तो चीजें होंगी। तो यही आपको लिखना चाहिए, किसी भी बीमारी का पूछे, हर बीमारी का आप कहाँ तक अलग अलग याद करोगे, समझ रहे हो। तो ये जो रूल है उसको याद कर लो, बाकी सब में वही ठोक दो, कोई ऐसा तो इसमें है नहीं, समझ रहे हो ना। ऐसे क्या है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ये एक टॉपिक था इसलिए मैंने इसको ले लिया, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, EPI, ठीक है ना। एक्सपेंडेड मतलब जो जिसको दूर तक फैला दिया जाए, और प्रोग्राम्स ऑन इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन के ऊपर मैंने एक पूरा टॉपिक मैंने मतलब लेक्चर रिकॉर्ड किया है इम्यूनिटी के ऊपर, उसको आप जरूर पढ़ लेना। और ये जो टॉपिक है वो आता है ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन, इसकी लिंक मैं कहिए तो आई बटन के अंदर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे इस मतलब इसके अंदर क्या कहते हैं सोशल फार्मेसी के अंदर। और वही टॉपिक अभी देखा मैंने वेस्ट बंगाल के अंदर जो पेपर हुए, वही जो कुछ मैंने पढ़ा रखा है, इम्यूनिटी के टाइप्स क्या है, इम्यूनिटी क्या है और वैक्सीन कैसे है, कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें वही क्वेश्चन पूछ लिया, कम से कम 10, 12, 15 नंबर के क्वेश्चन आ गए। वो जो मैंने सोशल फार्मेसी में पढ़ाया था वो उनके फार्मास्यूटिक्स के अंदर वो क्वेश्चन आ गए, समझ रहे हो ना। तो वो वाला जो टॉपिक है वो जरूर पढ़ लेना, उससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वो बहुत जरूरी टॉपिक है। ये सब तो फालतू के लगते हैं, लेकिन वो जो जरूरी टॉपिक है उसको आप जरूर पढ़ लेना। ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन आप सर्च करेंगे ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन SR फार्मेसी तब भी आ जाएगा, या उसकी लिंक में डाल दूंगा या आई बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो एक्सपेंडेड प्रोग्राम्स ऑन इम्यूनाइजेशन ये क्या है, तो इन 1974 के अंदर द एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन वाज लॉन्च्ड। तो जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। इन 1977 द गोल वाज सेट, और 1977 में गोल सेट किया गया टू इम्यूनाइज एवरी चाइल्ड, हर बच्चे को इम्यूनाइज करना है, इम्यून्ड करना है उसको, ठीक है ना, इन दी वर्ल्ड, हर मतलब पूरी दुनिया के अंदर, अगेंस्ट डिप्थेरिया, यानी जो डिप्थेरिया है ये भी क्या है एक तरीके का कम्युनिकेबल डिसीज है, ठीक है ना। ऐसे पर्टूसिस है, टेटनस है, ऐसे क्या कहते हैं पोलियोमाइलाइटिस हो गया, इसको पोलियो बोलते हैं, मीजल्स हो गए, ऐसे या ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना। और उसमें कब तक का सेट किया गया था, 1990 के अंदर, ठीक है ना, कि मतलब पूरी दुनिया से इसको मिटा देना है, ये सेट मतलब गोल तय किया गया था। इंडिया के अंदर भी सेट किया गया कि हम भी इसको क्या करेंगे, मतलब पूरे अपने इंडिया के अंदर से इसको हटा देंगे। और इसलिए क्या किया गया, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चला गया, यानी हर बच्चे को टीका लगता है ना, हमारे भी निशान लगा होगा यहाँ पे, तो ये क्या कहते हैं MMR का टीका लगता है, समझ रहे हैं, मीजल्स, मम्स और क्या कहते हैं रूबेला का टीका एक साथ लग जाता है, ऐसे डिप्थेरिया का टीका लगता है, पर्टूसिस का टीका लगता है, टेटनस का भी सबको लगा हुआ है, पोलियो का टीका भी सबको लगा हुआ है, समझ रहे, मीजल्स का लग जाता है, टीबी का लगता है। तो बहुत सारे टीके टाइम टू टाइम लगते रहते हैं ना, तो ये सारे टीके लगते हैं वो कि कैसे मतलब बच्चे को इम्यून्ड कर दिया जाए। अब ये इम्यूनाइजेशन क्या होता है, तो ये आर्टिफिशियली क्या है हमारे अंदर एक तरीके से हमारी बॉडी को इम्यून्ड बनाया जाता है। एक तो ये कि हमको कोई इन्फेक्शन हो गया, फिर हमारी बॉडी उससे लड़ती है और उसके क्या है अगेंस्ट क्या कहते हैं एंटीबॉडीज बना लेती है, तो वो एक तरीके से इम्यूनिटी होती है, वो होती है क्या कहते हैं नेचुरल, तो वो एक तरीके से क्या होती है नेचुरल प्रोसेस हो रहा है। दूसरे ये कि हमारी बॉडी के अंदर मतलब एंटीजन को डाल दिया जा रहा है, समझ रहा है, तो ये आर्टिफिशियल क्या है एक तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। तो फिर अब वो जो एंटीजन आ जाते हैं उसके लिए हमारी बॉडी क्या है एंटीबॉडीज बना लेती है, समझ रहे हैं। तो ये एक तरीके से क्या होता है आदमी को इम्यून किया जाता है वैक्सीन के थ्रू, समझ रहे। तो ये जो भी है ये सब क्या है वैक्सीन है, ये वैक्सीन के थ्रू क्या है हमें इम्यून किया जा रहा है। वो वाला जो लेक्चर मैंने बताया उसको आप देखेंगे, सारी चीज आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आएंगी। समझ इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू प्रोवाइड वैक्सीन फॉर एवरीवन स्पेशली फॉर चाइल्ड। इसमें इसका मतलब इसका क्यों ये कर किया जा रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो क्या कहते हैं ये वैक्सीन प्रोवाइड करना हर एक को, खासतौर से जो बच्चे हैं और क्या कहते हैं एडल्ट जो क्या कहते हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको, ठीक है ना, प्रेग्नेंट वीमेन जो है उनके लिए इसको किया जाता है। जैसे कि प्रेगनेंसी के कंडीशन में टीबी वगैरह का मतलब लगा दिया जाता है हर एक को। और क्या टू प्रिवेंट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ताकि इससे क्या है इसकी वजह से जो क्या कहते हैं प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद के जो टाइम है उस टाइम पे जो मौतें होती है औरतों की उसको रोका जाए। ऐसे क्या है टू इराडिकेट मीजल्स इन्फेक्शन, जो मीजल इन्फेक्शन है उसको कैसे खत्म कर दिया जाए। ऐसे क्या है ट्यूबरक्लोसिस को कैसे खत्म कर दिया जाए। ऐसे क्या है टू प्रिवेंट मैटरनल एंड न्यूनेटल टेटनस, ऐसे क्या कहते हैं जो माँ है और जो बच्चा है अभी जो मतलब नया पैदा होने वाला बच्चा है उसको टेटनस से कैसे रोका जाए, समझ रहे। तो इस सब चीज़ों को रोकने के लिए सब किया जाता है। ऐसे टू प्रिवेंट चाइल्ड मोर्टिलिटी ड्यू टू वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज, यानी कि बच्चे को क्या है बच्चे की जो मरने की दर है उसको रोका जाए। जैसे बच्चे छोटे भी पैदा हुए तो वो मर जा रहे हैं,
तो ऐसी बीमारियों की वजह से जिनको हम वैक्सीन के जरिए से रोक सकते हैं, ऐसी बीमारियों की वजह से मौत हो रही है, उसको रोका जाए। समझ रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज, यानी ऐसी बीमारियां जिसको वैक्सीन के जरिए से हम लोग रोक सकते हैं। समझ रहे हैं, तो उसकी वजह से जो डेथ हो रही थी उसको हमको रोकना है। तो ये सब क्या है, जो एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन, जो क्या कहते हैं एक्सपेंडेड प्रोग्राम्स ऑन इम्यूनाइजेशन है, इसका क्या है, ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब ये कि एक टॉपिक इसमें आता है रोल ऑफ फार्मासिस्ट। क्या है रोल ऑफ फार्मासिस्ट? ये किसके लिए रोल ऑफ फार्मासिस्ट है? जो कि ऑल इंडिया में प्रोग्राम्स चल रहा है उसके लिए भी है, और जो प्रोग्राम चल रहा है इम्यूनाइजेशन के लिए उसके लिए भी। कहीं पे भी पूछे आपको ये उसमें डाल देना, ठीक है ना। और वैसे भी अगर आपका पूछे कि मतलब रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या होता है, कई सारी अलग अलग जगहों पे इसको पूछा जाता है, तो इसमें से कई सारे टॉपिक आप उठा के उसमें डाल देते हैं। तो इसको आप ये जरूर याद कर लीजिएगा, 8-10 जो रोल दिए गए हैं इनको अच्छे से आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएंगे। समझ रहे हैं। तो क्या है मतलब फार्मासिस्ट का रोल क्या है? ही शुड एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड हैज बीन इम्यूनाइज्ड बाय द वैक्सीन्स दैट आर रिकमेंडेड। ये कह रहे हैं कि जो बच्चों के लिए जो वैक्सीन रिकमेंड किए गए हैं, तो वो हर बच्चे को वो क्या है वैक्सीन लग जाए, इसको इंश्योर कराएगा। यानी जैसे फार्मेसी के पास माँ जा रही है, कोई भी जा रहा है बच्चे को लेके, तो कंफर्म करे कि इसको क्या सारे वैक्सीन लग गए नहीं लग गए। समझ रहे हैं। ही शुड इंश्योर दैट एवरी एडल्ट प्रेग्नेंट वुमेन हैज बीन वैक्सीन बाय टीटी। और ये कह रहे हैं जो भी प्रेग्नेंट औरत है तो उसको टीटी का मतलब क्या कहते हैं वैक्सीन लग गया नहीं लग गया, टीका लग गया नहीं लग गया इसका टेटनस का, ठीक है, तो उसको इंश्योर करेगा, लगवाएगा। ऐसे क्या ही एडवाइज पर्सन हैज सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर अर्ली डायग्नोसिस। ये कह रहा है जिसको भी क्या है मतलब कम्युनिकेबल डिसीज, जैसे कि टीबी का मान लीजिए, अगर किसी को लग रहा है कि इसको सिम्टम्स हैं, एचआईवी के सिम्टम्स हैं, तो ये कह रहे हैं जल्दी से आदमी जाके अपना डायग्नोसिस कराए, ताकि बीमारी को पहले ही कंट्रोल कर लिया जाए। इससे पहले कि एकदम लास्ट स्टेज में पहुंच जाए तब जाके डायग्नोसिस हो रहा है, तब पता चल रहा है, तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वो एडवाइस करेगा कि लोगों को जल्दी से अपने मतलब बीमारियों का डायग्नोसिस कराएं। ऐसे क्या ही शुड एजुकेट पीपल अबाउट कम्युनिकेबल डिसीज। लोगों को कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में बताएगा, कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है, कैसे फैलती है, कैसे इनको रोका जा सकता है। समझ रहे हैं। अब आपको खुद को पता होना चाहिए, ठीक है। ही शुड क्या है एडवाइज द पब्लिक अबाउट बैलेंस डाइट। ऐसे लोगों को बैलेंस डाइट के बारे में बताएगा कि बैलेंस डाइट क्या होते हैं, क्या उसके फायदे, अगर बैलेंस डाइट नहीं ले रहा कोई तो क्या उसके नुकसान है। इसके ऊपर पहले ही पढ़ाया जा चुका है, आपको पूरा एक टॉपिक था। समझ रहे हैं। ऐसे कि आपको अगर बैलेंस डाइट पढ़ना है तो सर्च करिए बैलेंस डाइट एसआर फार्मेसी, तो आ जाएगा। ऐसे क्या ही एजुकेट द पीपल अबाउट द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज। ऐसे लोगों को बताएगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, क्या प्रोग्राम्स हैं हेल्थ को लेकर, ठीक है ना, ये भी बताएगा। ऐसे क्या ही शुड प्रोमोट द proper use of antibiotics and educate people that unnecessary and inappropriate uses can lead to antimicrobial resistant। ऐसे लोगों को ये भी बताएगा कि प्रॉपर एंटीबायोटिक का यूज़ किया है। आजकल ना एंटीबायोटिक का यूज़ बहुत गलत तरीके से, बहुत रफली किया जा रहा है, बिना ज़रूरत के। थोड़ा सा नज़ला जुकाम होता है ना, तुरंत एंटीबायोटिक दे देते हैं। और इसमें जो फार्मासिस्ट हैं जो वही ज़्यादा ये काम कर रहे हैं, जिनका काम ये था कि लोगों को सिखाते कि थोड़ी थोड़ी बातों के लिए एंटीबायोटिक्स नहीं लेना है। लेकिन यही चूंकि इनके पास पेशेंट जाता है, अगर ये ऐसी दवा ना दे तो ये समझेंगे यार अगर इसको तुरंत ठीक नहीं हुआ तो ये अगली बार आएगा नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं, तुरंत उठाएंगे और तुरंत सिफिक्सिम, एसिथ्रोमाइसिन, जितने भी वैक्सीन है सब हाई लेवल के, कैसिप्रोफ्लोक्सासिन सब उठा के दे देंगे, लो खाओ। तो उसकी वजह से दिक्कतें हैं भाई। अभी सिर्फ नज़ला जुकाम है, वो अपने आप हमारी बॉडी उसको क्या ठीक कर लेती है, 4 से 5 दिन के अंदर नज़ला जुकाम ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब आप क्या करते हैं एंटीबायोटिक देते हैं तो इसकी वजह से दिक्कतें होने के चांसेस है। और आजकल आप बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो गया लोगों के अंदर। समझ रहे हैं। तो हम लोगों को समझाएंगे भाई देखो थोड़ी थोड़ी बातों में एंटीबायोटिक्स नहीं लेना, थोड़ा सा बुखार हुआ तुरंत एंटीबायोटिक नहीं भाई, तुरंत नहीं देना है। समझ रहे हैं। तो एक तो ये कि अननेसेसरी बिना जरूरत के नहीं देना है, और सही जो डोजेस हैं उसको बारे में बताना है। और जो इसका जो मतलब जैसे मान लीजिए एंटीबायोटिक दिया जा रहा है तो एक खुराक दे देते हैं भाई, उसका एक पूरा क्या कहते हैं कोर्स होता है, वो पूरा 5 गोलियां है तो 5 खिलाओ उसको। समझ रहे हो ना। वरना जो उसका जो क्या कहते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट बना लेता है। अब अगली बार जब वो दवा उसको खिलाओगे ना तो दवा काम ही नहीं करेगी, क्योंकि उस बैक्टीरिया ने उसके लिए रेजिस्टेंस बना लिया है, उसके लिए अपने आप को बचाने के लिए पूरा एक सुरक्षा कवच बना लिया है। समझ रहे हो ना। तो इसलिए जो कोर्स होता है वो पूरा कराया जाता है। और दूसरे ये कि थोड़ी थोड़ी बातों के लिए एकदम से एंटीबायोटिक्स नहीं दिए जाते हैं, वरना एक टाइम आएगा कि वो एंटीबायोटिक्स उसके लिए काम के रहेंगे नहीं, वो उस पर काम ही नहीं करेंगे। समझ रहे हो। उससे हाई लेवल के कुछ जो प्रिजर्व्ड एंटीबायोटिक्स बनाए गए हैं, जो रखे गए हैं, जो हर एक को मिलते भी नहीं है, वो बहुत महंगे भी होते हैं, फिर उसकी जरूरत पड़ेगी उसको इन नॉर्मल चीजों पे यूज करने के लिए। समझ रहे हो ना। तो इसलिए क्या है, जरा सी बात में लोगों को समझाना है कि एंटीबायोटिक्स नहीं लेना है, थोड़ा सा बर्दाश्त करो, नजला जुकाम हो गया, ऐसे थोड़ा सा हल्का फुल्का बुखार हो गया, ठीक हो जाते हैं।
हाँ उसके लिए पैरासीटामोल वगैरह दे दीजिए, दर्द की दवा दे दीजिए, ठीक है ना। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट क्या होता है ये भी मैंने पढ़ा रखा है आपको पीछे, कि यानी मतलब ये कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपने लिए क्या है, अपने बचाव के लिए सुरक्षा कवच बना लेता है, वो जो दवा है वो उस पर अब काम नहीं कर रही है, ये मतलब होता है इसका, समझ रहे हैं ना। तो ये गलत तरीके से एंटीबायोटिक्स को यूज करने की वजह से होता है। ऐसे क्या, ही शुड फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर रिलेटेड टू द ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। और क्या है, उसको खुद को भी क्या है फॉलो करना है, जो भी रूल रेगुलेशंस हैं, ये मतलब फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है, सही है ना। खुद भी उसको फॉलो करना है और दूसरों से भी कहना भाई दवाओं से रिलेटेड या जो भी चीज़ें हैं, जो रूल रेगुलेशंस हैं, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड हैं या क्या कहते हैं मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड है, तो खुद भी फॉलो करेगा, दूसरों को भी कहेगा कि इसको भाई फॉलो करो, ठीक है। और क्या, ही शुड सेलिब्रेटली नहीं है, क्या कोलेबोरेटली, मतलब ये कोलेबोरेट करते किसी के साथ मिल के काम करना, ठीक है ना। ये टाइप करने वाले ने गलती कर दी है, इसे इंग्लिश में लिखा रहता है, इंग्लिश हर एक कितनी अच्छी नहीं होती, मेडिकल फील्ड के थे नहीं जो टाइप कर रहे थे, दोनों ने इसको क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट में उन्होंने स्पेलिंग गलत किया होगा, तो माइक्रोसॉफ्ट में आता है उसको करेक्ट करने के लिए, तो उसने सेलिब्रेटली कर दिया। चलो ठीक है, मतलब खुशी खुशी सबके साथ में सेलिब्रेट करके वो क्या है काम करेगा, या आप इसको कोलेबरेटली यानी लोगों के साथ मिलकर, जो दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल्स उनके साथ मिलकर काम करेगा, उस लड़ाई झगड़े में नहीं रहना, ठीक है ना। और क्या, ही शुड बी अप टू डेटेड एंड इन्फॉर्म्ड अबाउट लेटेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स इन इन्फेक्शियस डिसीज। और क्या कहते हैं, जो इन्फेक्शियस डिसीज से रिलेटेड बल्कि दवाओं से रिलेटेड भी जो अप टू डेट उसको रहना है, उसको इन्फॉर्म्ड रहना है, यानी जो नई नई चीज़ें आ रही हैं दवाओं से रिलेटेड या कोई रिसर्च हो रहा है तो उसके बारे में इसको पढ़ते रहना है, नॉलेज लेते रहना है, ठीक है। आप क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि डिस्क्राइब एनी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, किसी एक नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में आप बताइए। मैंने आपको 4 पढ़ा दिए हैं, समझ रहे, कोई भी आप चारों याद कर लेना, किसी भी एक का पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन व्हाट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम जय क्या है उसको डिफाइन करना है, समझ रहे हैं, तो उसके बारे में आपको बता दिया। ऐसे क्या, राइट ए नोट ऑन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फॉर चाइल्ड एंड मदर, समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन है कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम लिखिए चाइल्ड एंड मदर के लिए क्या है, समझ रहे हैं, तो एक आप नोट तैयार करना है। ऐसे क्या है, गिव एन इंट्रोडक्शन टू दी हेल्थ सिस्टम, हेल्थ सिस्टम क्या है कैसे है उसके ऊपर एक इंट्रोडक्शन देना है, समझ रहे। ये क्वेश्चन मतलब इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता लेकिन फिर भी टॉपिक है तो हो सकता है पूछ ले। राइट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ऑन गोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, समझ रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये कि अलग अलग स्टेट में कौन से क्वेश्चन पूछे गए इसमें, तो महाराष्ट्र 2023 के अंदर पूछा गया डिस्क्राइब एनी वन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फॉर मदर एंड चाइल्ड, मदर एंड चाइल्ड के लिए कोई एक नेशनल हेल्थ प्रोग्राम बताइए, तो मैंने आपको एक बता दिया, ठीक है, तो एक आप उसमें से ले सकते हैं। ऐसे क्या है, व्हाट इज दी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कर्नाटका के अंदर पूछा एनलिस्ट एनी 3 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स विद 2 ऑब्जेक्टिव्स ईच, मैंने आपको 4 बताया, इसमें 3 पूछे हैं, समझ, राइट दी ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शनिंग आउटकम ऑफ NPHCE। तो अब ये NPHC क्या है, तो नेशनल प्रोग्राम्स फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली, यानी जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो चल रहा है उसके बारे में बताना है। तो उसमें भी कोई बहुत खास चीज़ें नहीं है, सिर्फ ये कि ये एक प्रोग्राम है, इसके ज़रिए से ये चाहा जाता है कि कैसे लोगों को बीमारियों से बचाया जाए और फिर उसके लिए सेंटर खोले जाए, उसके लिए दवाइयाँ प्रोवाइड की जाए, इस तरीके से कोई भी पूछे तो आप उसको बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए हरियाणा के अंदर आयुष्मान भारत के बारे में पूछा गया है, BT UP के अंदर क्या पूछा गया है, डिस्कस द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। ऐसे क्या CSVTU 2023 के अंदर क्या पूछा गया है, इंट्रोड्यूस हेल्थ सिस्टम एंड ऑल्सो गिव ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शनिंग आउटकम, समझ रहे हैं, क्या कहते हैं इसका जो क्या कहते हैं हेल्थ सिस्टम है जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके बारे में पूछा है, एंड ऑल्सो गिव ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शनिंग आउटकम, और क्या कहते हैं जो मतलब उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो उसके फंक्शन से क्या फायदे हो रहे हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो आपका चैप्टर था यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको ना और भी जो बहुत सारी बीमारियां हैं, तकरीबन कुछ नहीं तो 340 मतलब बीमारियां नहीं, और भी जो बहुत सारे क्या हैं ऑन गोइंग प्रोग्राम्स हैं जो नेशनल लेवल पे चल रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर उनके बारे में आपको पढ़ना, मैंने आपको 4 पढ़ाए हैं लास्ट में, अगर आपको उनके बारे में भी पढ़ना है, बहुत सारे हैं तकरीबन 20-30 के करीब हैं, अगर आपको सबके बारे में पढ़ना है तो कमेंट करके बताइए। अगर 50 लोगों ने भी कमेंट किया सर हमको वो पढ़ना है तो मैं आपको आगे वो पढ़ा दूंगा, और अगर आपको नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने तो ये पढ़ा दिया है, इससे उम्मीद करता हूँ कि आपका काम चल जाएगा एग्जाम के अंदर। तो फ्रेंड्स अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है, हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और भी कौन से टॉपिक्स छूट गए हैं कमेंट करके बताइए ताकि मैं उस पर भी क्या है मतलब वीडियो बना सकूं। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कोई लड़का था बार बार मुझे कह रहा था सर कि ये वाला चैप्टर पढ़ा दीजिए, ये चैप्टर पढ़ा दीजिए, तो इसलिए मैं इसको पढ़ा दिया हूँ, मैं भूल ही गया था इसको।
इसके बाद मैं दूसरा चैप्टर जो चैप्टर 4 है उसको लेके आऊँगा, चैप्टर 4 का पार्ट 2। वो मैंने बहुत पहले पढ़ाया था, बहुत शॉर्ट में है, उसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके अच्छे से पढ़ाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।